दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। मूलतः हम बिहार के ही रहने वाले हैं, यद्यपि मेरा जन्म धनबाद में हुआ, जो भी झारखंड में है। थोड़ा सा मैं अपने बैकग्राउंड को जरूर बताना चाहूंगा। एलपी सीडीज में वो कई बार निकली है, लेकिन आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि जीवन में आप अभी कहाँ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप जाना कहाँ चाहते हो महत्वपूर्ण है। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड मेरा। नालंदा जिला में हमारा पैतृक ये हुआ करता है घर। हमारे दादाजी मजदूर थे, वो दूसरे के खेत में काम करते थे। और एक दो गाय थी, और वो तो दादाजी को हमने देखा नहीं, पिताजी बताते थे। तो दूध बेचकर जीवन यापन चलता था। हमारे पिताजी 5 भाई थे, गरीबी में। मेरे फादर को छोड़ के किसी ने पढ़ाई नहीं की। मेरे पिताजी 1929 में मैट्रिक पास किए। आगे पढ़ने के उद्देश्य से वो घर छोड़ दिए, क्योंकि पैसा नहीं था। धनबाद चले गए, वहां फिर पढ़ाई लिखाई की, फिर जॉब किए, टीचर बन गए, और कोल माइंस के जो ऑनर थे उनके यहाँ पढ़ाने लगे। फिर 1934 में भूकंप आया, जीवन ने पलटा खाया, और फिर अपने लिए ही मेड अ फॉर्च्यून फॉर हिमसेल्फ। लेकिन फिर वक्त पलटा, और 71 में कोलेरी नेशनलाइज हो गया। उसी क्रम में मेरा जन्म हुआ। ज्वाइंट फैमिली थी, 11 बहनें 7 भाई हम लोग थे ज्वाइंट फैमिली में। मैं भाई में अकेले था। तो सबकी शादी और सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते करते जब मेरे पढ़ने का वक्त आया, तो हाथ में कोई पैसा नहीं था। इस पटना शहर में मैं एक सपनों के सहारे आया कि फादर हमारे, हम डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन फादर हमेशा बोलते थे कि तुमको आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है। क्योंकि जब नेशनलाइज हुई थी कोयलेरी, तो उस जिले के कलेक्टर ने हम लोगों की सारी संपत्ति जब्त कर दी। तो मैं उसी सपने की एक किस्ले को, एक कोपल को, एक कली को लेकर मैं इस पटना शहर में, राजधानी में आया, जहां मेरा कोई नहीं था। मैं पटना की गलियों को नहीं जानता था, मैंने विधानसभा नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा था। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक सपने थे, उसके सहारे मैंने पढ़ाई यहाँ शुरू की, ट्यूशन पढ़ाया। मुझको याद है कई रातें मनोज भाई, जो मैंने बगैर भोजन के बिताई होगी। मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कोई मैं अपनी प्रशंसा और कोई बहुत डींग हाँक रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि संघर्ष जब जीवन में आता है, घबराने की जरूरत नहीं। गॉड का टेस्टिंग टाइम होता है। कई रातें, कई दिन हमने बगैर खाना के गुजारा है। तो पढ़ाई की, फिर धीरे धीरे बड़ा इमोशनल हो जाते हैं बताने में। फिर वो आ गए, फिर जॉब में। अभी वर्तमान में हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत सीनियर रैंक में, स्पेशल सेक्रेटरी बोलते हैं उसको। आप आम भाषा में समझें तो वो डिविजनल कमिश्नर और आईजी रैंक का अफसर होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। कभी जॉब में ईमानदारी से हमने नौकरी की, इसलिए कभी भी बहुत जो एफ्लुएंस जिसको बोलता है वो हुआ नहीं। हमको समझ में नहीं आता था कि हमने तो इस सरकार की और इस देश की सर्वोच्च सेवा में अपनी नौकरी प्राप्त की। लेकिन फिर वो सब कुछ ऐश्वर्य और वो वैभव, वो क्यों नहीं मिला हमको। तो बाद में समझ में आया कि नौकरी आप कितनी भी बड़ी कर लें, अ, अगर आपने ईमान बेचना नहीं सीखा है, तो फिर वो कथित वैभव आपके पास नहीं है। और यकीन कीजिए कि 25 साल की नौकरी के बाद, करीब 22 साल की नौकरी के बाद भी, पटना में मेरे पास 3 रूम का एक फ्लैट। मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बैचमेट जहाँ इतना आगे बढ़ गए, इतना वैभव, इतना सब कुछ हुआ, उसके लाइफस्टाइल इतना अलग है, तो मेरा क्यों नहीं। बाद में मेरे को समझ में आया कि जिस ईमानदारी के रास्ते पर हम चले, वहां बहुत मुश्किल है। फिर जिंदगी चलता रहा। और दोस्तों, इस बिजनेस में कैसे आए उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताएंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि जिस सेवा के प्राप्ति के लिए हिंदुस्तान का हर युवा दिन की और रात की खाक छानता फिरता रहता है, जहां रात दिन लगा देता है, उस सर्विस में तो हम हैं। तो फिर हमको क्यों जरूरत पड़ी इस बिजनेस में आने की। और ये बहुत आसान नहीं था खुद को समझाना। इस बिजनेस में आपको लगता होगा कि हम इतने बड़े सर्विस में तो बड़ा आसान होगा, ये बहुत टफ था मेरे लिए, 2 कारण से। पहला, एक तो अपने आप को समझाना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और सबसे बड़ा संघर्ष मेरा वही था। बार बार ये प्रश्न मैं अपने आप से पूछता था कि इस देश के सर्वोच्च सेवा में रहने के बाद मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं। और दूसरा, फिर उन लोगों को समझाना कि जिसको हम प्लान दिखाते थे, वो प्लान कम देखता था और ये देखता था कि आदमी क्यों कर। तो ये 2 संघर्ष मेरे साथ था। इसलिए यदि आपके मन में ये लगता होगा कि कोई बड़ी
सेवा में बड़ी उपलब्धि, बड़े ओहदे पर रहने के बाद चीजें बहुत आसान होती है, तो आप भ्रम में। कदाचित ये उल्टा होता है। और तीसरी एक और बात होती थी कि इस नौकरी के चलते कई सीमाएं थी। कई बार बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर या बड़े कैनवास पर इसको प्रेजेंट करने में भी दिक्कत होता था। इन दिनों हम भारत सरकार के एक बड़े केंद्रीय मंत्री के साथ थे, नाम लेना उचित नहीं होगा, उस व्यक्ति का दुनिया संसार में नाम है, उसके साथ में था, तो बड़ा संशय भी होता था कि लोग क्या सोचे। बाद में मेरे को एक ही चीज समझ में आया कि इस धरती पर इंसान 3 ही चीज बेचता है, और हर कोई बेचता है। Everyone on the face of this earth has to sell either of the 3 things. पहला है सेवा और सामान। आप या तो सर्विस बेचिए या कोई प्रोडक्ट बेचिए। पहला है सेवा और सामान। दूसरा है धर्म और ईमान। कुछ लोग धर्म और ईमान बेचते हैं, बहुत लोग बेचते हैं, उसका डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो पहला है सेवा और सामान, दूसरा है धर्म और ईमान। ये दोनों अगर आप नहीं बेच पाए तो आपको बेचना पड़ेगा अपना आत्म सम्मान। तो ये तीनों में से एक चीज बिकता है, और आप मुगालते में हैं कि आप कुछ नहीं बेच रहे, तो बाय डिफॉल्ट आपका सम्मान बिक जाएगा। बेटे की पढ़ाई, बेटी की शादी, घर बनाना, माँ बाप बीमार पड़ गया, आप बीमार पड़ गए, पैसा नहीं है, हाथ पे पसारना पड़ता है। बैंक से लोन लेना भी एक सम्मान बेचने वाला है, यद्यपि वो थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म। तो मेरे को यही समझ में आया कि ये तीनों में से कुछ चीज तो बिकता है। मेरे कुछ साथी धर्म और ईमान बेच रहे थे और मैं अपना स्किल बेच रहा था, तो मेरे को समझ में आया कुछ चलेगा नहीं। कहने को बड़ा रुतबा है, बड़ी गाड़ी है, बड़े बंगले हैं, गार्ड है, ये वो, लेकिन वो सब आडंबर। इस दरमियान बहुत जगहों पर मेरी पोस्टिंग रही, चुनाव आयोग में कई जगह ऑब्जर्वर रहे, लेकिन एक चीज हमने बचा के रखा, और वो था अपना ईमान और अपने प्रिंसिपल को। इस बिजनेस में आने का कोई ऐसा इरादा था नहीं, लेकिन मेरे 2-3 बैचमेट का असामयिक निधन हो गया। ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर था। अभी 2 साथी का, मेरा बैचमेट का डेथ हो गया। एक डायरेक्टर माइंस था, बहुत बड़ा पोस्ट होता है, और एक डायरेक्टर पंचायती राज था। वो कोविड में दोनों का डेथ हो गया, और दोनों के बच्चे को क्लर्क की नौकरी उसी ऑफिस में करनी पड़ी जिसका वो हाकिम था, जिसका वो साहब था। सोच करके देखिए वक्त का पहिया कितना मजबूत होता है, क्या होता है। इस तरह से जिंदगी चलने लगी, और इसी बीच में इस नौकरी के कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ माइनस पॉइंट है। थोड़ी हैबिट बदल गई, सिगरेट पीने का आदत लग गया। हाल के आसपास एक जगह है, वहां हम जब एसडीएम थे तो हमको शराब पीने की आदत लग गई, और ये तीनों चीज ने मुझको हेल्थ वाइज बहुत कमजोर बना दिया। और इसी बीच हौले से यह जीवन में प्रवेश कर गया। किसी ने हमको प्रोडक्ट के बारे में बताया, और हमारे एक सीनियर कुलीग हुआ करते थे जो रिटायरमेंट के बाद बड़े फाइनेंशियल स्ट्रेस में थे, तो उनका बेटा मेरे साथ पढ़ता था। उसने कहा कि ज्वाइन कर लीजिए, ये सब प्रोडक्ट आप खरीद लीजिएगा, हमको कुछ मदद मिल जाएगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं इस बिजनेस में आओ से, भाव से, प्रभाव से, 3 तरीके से लोग आते हैं, लेकिन आप टिकिएगा अपने स्वभाव से, और अगर आप टिक गए तो कामयाब हो। इस बिजनेस में सफल होने का और कुछ नहीं, यू हैव टू स्टे, डोंट क्विट। तो इस तरह से हम आ गए, और उसके बाद फिर रेस्ट, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, धीरे धीरे चीजें बदलती चल गई। मैंने ये प्रश्न आपको और ये स्टोरी छोटी सी इसलिए शेयर की है कि कदाचित आपको ये लगे कि कहीं यह बिजनेस प्रभाव से तो नहीं चलता है। थोड़ी दूर चल जाएगा, लेकिन अगर आपको लंबी दूरी तय करना है, कहता है ना कि अगर बहुत तेज भागना हो तो अकेले भागे, लेकिन बहुत दूर तक चलना है तो साथ में। और ये बिजनेस बहुत दूर तक चलने का नाम है। And if you think that you can sell this business to a very long distance by yourself only, alone, I'm sorry you can't do this. You need people. और उस पर आज हम बात भी करेंगे। तो इस तरह से बिजनेस में आए और चीजें बदलती चली गई। मैं एक चीज और आपके साथ आज जरूर शेयर करूंगा। कुछ लोगों के चेहरे थोड़ा देखते हैं तो कॉन्फिडेंस हो जाता है, इसलिए थोड़ा गैलरी में हम जा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक चीज जरूर आपको बताऊंगा जो आपको यकीन दिलाएगा। विगत 10 साल से मैंने अपने सैलरी के पैसे अपने घर में नहीं लगाए। ये हम आपको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि इस बिजनेस में कितना पैसा आता है बताना उचित भी नहीं है और बताना भी नहीं है, बट आपको कुछ हिंट में दे रहा हूं। मैं विगत 10 साल से अपने घर में
बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर के खर्चे के लिए एक पैसा नहीं देता हूं। वो सब इस बिजनेस के पैसे से चल रहा है, इसलिए थोड़ा और सर उठा के रहते हैं। और अक्खर किस किस्म के हैं, जो बिहार से कुछ लोग होंगे तो मेरे बारे में जानते हो। सरकार से लड़ने की आदत और उसके करने के कारण बहुत बार पनिशमेंट हुआ, कहीं भेज देता है, कहीं भेज देता है। एनीवे, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। और इस 10 साल के बाद वाइफ थोड़ी हमारी बहुत बड़े घर की थी, तो उसका हाथ बहुत खुला होता। हमको महंगा सामान पसंद नहीं था, वो सस्ता सामान खरीदती नहीं थी। तो इस बिजनेस में फिर चलने लगा, और अभी 10 साल से चल रहा है, और एक शानदार घर अभी बन रहा है। ईश्वर की कृपा रही और आप सब लोग का रहा आशीर्वाद, तो अगले 1 साल में वो घर बन जाएगा, और वो बहुत विशाल एक घर। और यकीन कीजिए, उसमें मेरे सैलरी का एक पैसा भी नहीं, और न लोन लेने की जरूरत पड़ी। मैं आपको ये आइडिया इसलिए दे रहा हूं कि अगर आपको लगता होगा कि ये बिजनेस कोई छोटा मोटा इंडिएवर है, तो आप गलत फहमी में हैं। और उससे बड़ी चीज जो मिलती है इस बिजनेस में ना, आर्थिक आजादी, वो कहीं पढ़ाई नहीं जाती है। हमने किताब पढ़ा था, सीडी सुना था, लेकिन बात समझ में आई नहीं। यकीन सही बताता हूँ, कुछ समझ में नहीं लगता था, ऐसे ही बांध रहा है, कुछ सीडी में बोल रहा है आर्थिक आजादी क्या रहे। 15 अगस्त की आजादी जब बढ़िया से देखी नहीं रहे, तो आर्थिक आजादी क्या होगा? आर्थिक आजादी क्या है, आपको एक चीज बता। जब रात की स्याह चादर आपको उड़ा के सुलाती है, और उस सोने के क्रम में आप संशय, डर, भय, अवसाद, ग्लानि, चिंता ओढ़ करके सोते हैं, आप आर्थिक आजादी से बहुत। अगर बेड पर जाने के पहले आपको डर लगता है, संशय है, अनिश्चितता है, भविष्य की, पैसे की, बॉस की, किसी अनजाने भय की, आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप बेड पर जाते हैं अपनी मर्जी से, निश्चिंतता का चादर ओढ़ के, अपने मर्जी से उठने के लिए, वो आर्थिक आजादी है। और वो विगत 10 वर्षों से मैं अनुभव कर रहा हूं। मुझको नहीं पता है कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए। अगर सुबह आप अपनी मर्जी से उठते हैं कि मुझको एक्सरसाइज करना है, हम उठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी नींद संशय से टूटती है, अनिश्चितता से टूटती है, डर से टूटती है, भय से टूटती है, तंगी से टूटती है, आप सोच करके देखिए फिर आप क्या कर। मैं विगत 10 सालों से बगैर भय के उठता, विगत 10 साल से मैंने इस आर्थिक आजादी को जिया है। यद्यपि बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन इसी में यह आनंद है। तो सोचिए फिर क्या हो। एक लेवल के बाद पैसे का कोई बात नहीं होता। खाइएगा क्या पैसे? पैसे का कोई रुपया चिल्ली तो है नहीं, पनीर चिल्ली तो सुने हैं, कुछ रुपया चिल्ली टाइप कुछ होता नहीं। सो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। ये है इस बिजनेस। मैं थोड़ा बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, कुछ बातचीत भी करना चाहूंगा। ऐसा ना हो कि हम बोल रहे हैं और कहीं आवाजें नहीं जा रही। कई बार होता है जो बोल रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो या तो सब समझ रहे हैं या कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो हम क्या समझे? परफेक्ट है सर, आवाज आ रही है। आ रही है ना? कई बार मालूम हुआ कि हम बोल रहे हैं, माइक म्यूट था। सो एनीवे, ये मैंने आपसे जस्ट एक परिचय दिया। अभी भी हम इस राज्य के एक दूरस्थ जगह पर अब कल परसों तक फिर राज्य सरकार में आ जाएंगे। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट सबकी चर्चा नहीं है तो मैं करूँ। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कैसे अनुशासित हो जाता है जीवन, पता ही नहीं चलता। मैं आपके साथ इस बिजनेस के कुछ पैराडाइम्स को शेयर करूंगा, एंड आई थिंक आई विल टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर टाइम। मनोज भाई, आधा घंटा का समय है? यस सर। ओके, तो अगर शेयर कर सकूं स्क्रीन, ओके। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर उससे करता ज्यादा हूं। टाइम होगा तो The life is significant, make it happen। जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, जीवन सिग्निफिकेंट है, इसको होने दीजिए। कई बार जानते हैं हम अपने जीवन को बहुत छोटा कर देते। आपका जीवन बहुत कुछ दे सकता था, आप लिए ही नहीं। ठीक उसी तरह से एप्पल मोबाइल में बहुत सारा फंक्शन था,
लेकिन खाली हम व्हाट्सएप पे मुलझ कर रह गए। लाइफ इज सिग्निफिकेंट, मेक इट हैपन। The entrepreneurial spirit is about connecting the dots that don't yet exist. ये फोर्ब्स मैगजीन में 8 अक्टूबर 2021 को एक लेख छपा था और इसको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आएगा आपको। आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है तस्वीर स्टीव जॉब्स का। यहां भी कुछ चीज लिखा हुआ, एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। स्टीव जॉब्स को सब जानते हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही सफल एंटरप्रेन्योर, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बल्कि इसलिए कि आपके हाथ में एक ऐसा डिवाइस दे दिया जिसने पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में ला दी। और एमवे बिजनेस के बारे में कहा जाता है ये 4 पी का कॉम्बिनेशन है, ये मनोज भाई बता रहे हैं। फोन, पीपुल, प्रोडक्ट एंड पैशन। ये 4 पी है तो ये बिजनेस हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, जो मैंने स्लाइड दिखाया आपको क्या करता है। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने एक किताब लिखी थी और उसके अंतिम चैप्टर का नाम था थ्योरी ऑफ डॉट्स। डॉट का मतलब बिंदु होता है। हम लोग हिंदू धर्म में या अलग धर्मों में, कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें कहता है कि एक बार हम लोग बोलते सुने गए अपने बुजुर्गों को, यार जो होता है बढ़िया होता है, भगवान जो करता है अच्छे करता है। वो उसी दर्शन पर ये टिका हुआ है। कहता आपके जीवन में अगर कोई घटना घटी, आपको शायद लगे कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, आप छोड़ दीजिए। लेट द गॉड डिसाइड, लेट द डेस्टिनी डिसाइड। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि उन डॉट्स को बैकवर्ड में देखिए, फॉरवर्ड में मत देखिए, बैकवर्ड में देखिए। आपको समझ में आएगा कि ईश्वर आपकी जीवन की तस्वीर खींच रहा था, ईश्वर आपकी कहानी लिख रहा था। आप में से बहुत सारे लोग फाउंडर्स प्लैटिनम है, सफायर है, प्लैटिनम है। आप जरा 5 साल 6 साल बैक होके जाइए, कैसे आप बिजनेस में आए थे। हो सकता है आपको जब ज्वाइन किया होगा तो आपको लगता होगा अरे लगता है फंसा दिया यार, कहाँ दोस्त बोल दिया 4400 लग गया या 1000 लग गया, डोंट नो, कहाँ यार ये फंसा रहा है। कहाँ मनोज भाई लेके चले आए हैं बनारस के रंगराज स्टेडियम में, मीटिंग हॉल में, गर्मी है बहुत, इसमें एसी भी नहीं चल रहा है। कैसे कैसे हम लोग मीटिंग लिए थे, बीबीएस मनोज भाई याद होगा, संगीता भाभी, वो डॉट ही था, वो डॉट है। आप सोचिए, आप अभी आज इस मीटिंग में हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग लगेगा कौन सी प्रवचन दे रहा है फालतू, तो सब पहले जानते ही थे, तो अभी एक डॉट ही है। तो लेट द डॉट कनेक्ट, वो डॉट को कनेक्ट होने दीजिए, एक कहानी लिख रहा है ईश्वर। और आज ईश्वर आपकी कहानी लिख रहा है, लिखने दीजिए कहानी, उसमें छेड़छाड़ मत। इंटरप्रेन्योरल स्पिरिट के बारे में लिखते हैं स्टीव जॉब्स, और ये फोर्ब्स में छपा है, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते। कह रहा है कि द एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज अबाउट बिल्डिंग वेल्थ थ्रू रिसोर्सेज दैट ओनली ग्रेट रिलेशनशिप कैन ब्रिंग। इट इज अबाउट कनेक्टिंग डॉट्स, दोज कनेक्शंस, पॉइंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, विजडम, डिजायर एंड एबिलिटी। अब इसका मतलब मैं एकदम आम भाषा में बताता हूं। एंटरप्रेन्योरशिप वो नहीं है कि कुछ पूंजी लगाए कुछ पैसा कमाए, वो है ही नहीं, वो बिजनेस है, वो दुकानदारी है। और एमवे बिजनेस इज नॉट ए दुकानदारी, पैसा इसका बाई प्रोडक्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप यहां आपको डॉट्स को, आपको लोगों को कनेक्ट करना। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट सेल होंगे, प्रोडक्ट कंज्यूम होंगे, वॉल्यूम होगा, पीबी होगा, आपका पिन मिलेगा, इट्स ओके। बट याद रखिए, पीवी जो है ना, वो काउज ऑफ ग्रोथ नहीं, इट इज इफेक्ट ऑफ, और काउज ऑफ ग्रोथ आप, इट इज द पीपल विच इज इंपॉर्टेंट। आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। मनोज भाई, हम लगता है कि पिछले साल हम लखनऊ गए किसी काम से। इमामबाड़ा बहुत बार घूमे थे, इस बार भी मन किया तो चले गए। शाम का समय था तो उसमें घूम ली। तो जो गाइड है उसने कहानी सुनी, इसको गौर से सुनिएगा। क्यों? व्हाई एमवे बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ पीपल, इट इज पीपल्स बिजनेस, दिस इज नॉट प्रोडक्ट्स बिजनेस। क्यों मनोज भाई बार बार लाइफ की बात करते हैं? और वही है एक्चुअली, अन्यथा नहीं होगा। आप सोच करके देखिए ना, खाली प्रोडक्ट का अगर बिजनेस होता तो एमवे से बढ़िया तो प्रोडक्ट किसी का है ही नहीं, तो खाली एमवे का ही प्रोडक्ट बिकता। बबूल क्यों बिक रहा है? सॉरी उसका नाम ले लिया, बट
बाकी चीज क्यों बिक रहा है? नो, इट्स नॉट प्रोडक्ट्स बिजनेस, प्रोडक्ट इज सेकेंडरी, इट्स पीपल बिजनेस। वहां गाइड ने बताया कि साहब ये जो इमाम बाड़ा है इसको बनाने में 11 साल लगा और नवाब का पूरा टेन्योर 22 साल का है। उन जमाने में ईंट गारा पत्थर नहीं हुआ करता था, तो बेल का इससे गुड़ और दाल वगैरह से घर बनता था। आप लोग पढ़े हैं इसके। मैं सोचने लगा कि इस ईंटे का पत्थर का जो इमारत बनाया गया, 11 साल में उस नवाब ने ईंट पत्थर की एक इमारत बनाई, बिल्डिंग बनाई, और इसमें मात्र 11 साल रहा। एक झटके में अंग्रेज आया, उसको भाग खत्म। इसका मतलब क्या है? ईंट गारे और पत्थरों से बनी गई इमारत क्षण में खत्म हो जाएगी, लेकिन जिसने इंसान की इमारत बनाई वो कभी खत्म। बुद्ध ने बनाया इंसान की इमारत बुद्धिज्म के रूप में, जैन ने बनाया जैनिज्म के रूप में, भगवान कृष्ण ने खड़ा किया वो उस रूप में खड़ा है। इसलिए इस बिजनेस में अगर आपने लोगों की बिल्डिंग खड़ा कर दी, आप रहे न रहे कुछ नहीं, वो संगठन चलता है। इस चीज को याद रखें। अगर इस चीज को आपने याद नहीं रखा तो वॉल्यूम विल मेक यू टेम्पररी बिजनेस, लोगों का बिजनेस है। एक गांधी लोगों की इमारत खड़ा कर गया, देश आजाद। आप लोगों का इमारत खड़ा कर दीजिएगा, आप आजाद। और आर्थिक स्वतंत्रता यही है। दिस इज व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। मुझको यह लगता है, ऑफ कोर्स यू मे एग्री एंड यू मे नॉट एग्री। मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाता हूं। चेंज इज इनएविटेबल, परिवर्तन अवश्य संभावी है। वन डे योर्स विल चेंज, एक दिन आपका जीवन भी बदल जाएगा। इसको खाली देख लीजिए, फिर इस पर हम 2-3 मिनट बात करें। लाइफ इज गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वन अमॉन्ग देम। Learn to apply this law for the benefit of your and others' life as well. God is never negative. Then why do we? भगवान कभी नकारात्मक नहीं, हम ही नकारात्मक। Ask, believe and achieve. मैं 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूं। परिवर्तन अवश्यंभावी, रोकने की कोशिश मत करिए। ये मनोज भाई ने बताया कैसे परिवर्तन हो गया। आपको पता है एक परिवर्तन के बारे में आपको बताते हैं। Why this business is important? Why we are so excited? मुझको पता नहीं कल मैं रहूं ना रहूं, ये बिजनेस रहेगा। जो लोग हैं वो रहेंगे, और उसके बाद जो लोग आएंगे वो रहेंगे, फिर उसके बाद जो लोग आएंगे वो रहेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन है, उनका नाम है मिस्टर क्लाउस स्वाब, KLAUS, क्लास स्वाब, SHWAB, क्लास स्वाब। उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चौथी औद्योगिक क्रांति। वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते। जानते हैं उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा है कि कोरोना के जस्ट पहले से इस दुनिया में एक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। आपको पता है 3 औद्योगिक क्रांति पहले हो चुकी है। पहली औद्योगिक क्रांति थी वो पत्थर की थी, सॉरी इसकी थी आग की, फायर। दूसरा पहिए का था, सॉरी पहला पहिए का था। The invention of wheel marked the beginning of the first industrial revolution. दूसरा था बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इंटरनेट ने लाया 90 के दशक। और ये चौथा औद्योगिक क्रांति। अब पढ़िएगा कभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर, उसका पूरा फोर्ब्स में पूरा रिपोर्ट छपा है, उसका सार हम आपको बता दें। ये मामूली बिजनेस नहीं है। मुझको तरस आती है उन लोगों पर जिसको ये समझ में ही नहीं आता है कि बिजनेस कितना बड़ा, और खास करके वैसे लोगों को जो थोड़ा पढ़ लिख गए, खास करके वैसे लोगों को जो थोड़ा व्हाइट कॉलर। देखिए क्लास स्वाब क्या कर, क्लास स्वाब कहते हैं कि ये जो चौथी औद्योगिक क्रांति है इसके 4 पिलर्स हैं, और आने वाले सदी में यानी 21st सेंचुरी का पूरा पार्ट और 22nd सेंचुरी ये राज करेगा। हमको नहीं पता है हम और आप कब तक जिंदा रहेंगे, लेकिन हमारी नस्लें रहेंगी। अरे सोच के देखिए ना, आप अपने बच्चे को कभी बोलिए ना कि बेटा ढिबरी लालटेन हुआ करता था,
कहेगा क्या आप बात करते हैं? कभी बोल करके देखिए कि टाइप राइटिंग मशीन से टाइप होता था, वो हंसेगा कि नहीं हंसेगा? हम लोग संक्रमण काल के अंतिम व्यक्ति। अब सोच के देखिए 20 साल के बाद कोई आदमी बोलेगा कि इंटरनेट नहीं था तो हंसेगा। क्लास स्वाब कहते हैं 4 चीज याद रखिए। पहला चीज आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग। आईओटी आपको पता है क्या है? एक सीसीटीवी कैमरा लगाए, मोबाइल से लंदन में बैठ के देख रहे हैं कि आपके घर में कौन आदमी। कैचिंग माई पॉइंट? आईओटी। टंकी पर पानी भर गया, आईओटी लगा हुआ है, सेंसर से पानी बंद कर दे। ये पहला। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दुनिया पर राज करेगा। तीसरा रोबोटिक्स, बैठा हुआ हार्ट का सर्जरी रोबो कर दे। और चौथा सोशल मार्केटिंग, एमवे और ऐसी लोग। ये चौथी औद्योगिक क्रांति का प्रादुर्भाव है मित्रों। अगर इसको आप नहीं समझ रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर, आपको अंदाजा नहीं है कि कहा जाने। सोशल मार्केटिंग, इसको डॉक्टर सैम रॉनबर्ग ने कहा है, इट इज अ डेमोक्रेटिक मार्केट। आप उनकी किताब पढ़िए, न्यूट्रलाइट स्टोरी पार्ट 2। हम लोग अमेरिका गए थे, उनसे मिले भी थे। न्यूट्रलाइट स्टोरी पार्ट 2 को पढ़िए। दिस इज सोशल कॉमर्स। अभी बता रहे थे मनोज भाई, फेसबुक क्या हो गया, व्हाट इज लिंक्डइन, व्हाट इज ट्विटर। पूरा भारत सरकार ट्विटर पर चल, हम लोग का पूरा बिहार सरकार व्हाट्सएप पर चलता है। आपको अंदाजा ही नहीं, चिट्ठी कट से व्हाट्सएप पर आ गया। आप देखे कि नहीं देखे आप जानिए। एक ऑर्डर आता है चीफ सेक्रेटरी से, यू आर सपोज टू लुक इनटू इट एंड कंप्लाई टू। सोशल मार्केटिंग, सोशल कॉमर्स, ये 4 औद्योगिक क्रांति। एनीवे, मैं थोड़ा सा उसमें और आगे चला गया। तो मैं बता रहा था, मैंने चर्चा कर रहा था, बता रहा सब गलत है। मैं चर्चा कर रहा था इस परिवर्तन अवश्यंभावी है, इसके आड़े मत आइए, क्योंकि परिवर्तन के आगे आइएगा मिटा दिया जाएगा। परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं फटाक से एक लॉ की बात करता हूं। कहता है कि सृष्टि के पूर्व से या सृष्टि के प्रादुर्भाव से एक नियम यदि काम कर रहा है और प्रलय तक अगर एक नियम काम करता रहेगा, तो उस नियम का नाम है आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये बिग बैंग थ्योरी के बाद आया और इस ब्रह्मांड के प्रलय में जाने तक काम करेगा। क्या है ये आकर्षण का सिद्धांत? ये आकर्षण का सिद्धांत कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आप जो चाहते हैं, आप जो बोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है और उसी को वापस ले आती है। इसी को बोलते हैं आकर्षण का सिद्धांत। अगर आपको एमवे बिजनेस में आगे जाना है, तो आप जो मांगिएगा वही मिलेगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप इस नियम को जानते हैं तब भी और नहीं जानते हैं तब भी नियम काम करेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आप नहीं जानते हैं, छत से गिर जाइएगा तो आप ऊपर थोड़ी जाइएगा, पहले नीचे जाइएगा बाद में ऊपर जाइएगा। ये आप नहीं बोल सकते कि हमको तो नहीं पता था कि नीचे जाने से नीचे जाता है, न्यूटन पढ़ाया था हमको नहीं मालूम। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। उसी तरह से ये आकर्षण का सिद्धांत सदैव काम कर रहा है, आप जाने तो भी नहीं जाने तो भी। तो जान लीजिए बढ़िया से, उसका ठीक से प्रयोग कर पाइए। कहता है कि ईश्वर के डिक्शनरी में न शब्द नहीं। गलती देखिए कहां करता है। अरे भाई फ्रीक्वेंसी है, जो भेजिएगा वो मिलेगा। 98.3 लगाइएगा तो एफएम लग जाएगा, रेडियो मिर्ची। लेकिन 98.3 लगाइएगा तब ना, 98.3.5 लगा दीजिएगा तब एक बार रेडियो मिर्ची पकड़ेगा, एक बार रेडियो हल्दी पकड़ देगा। अब आपसे पूछ रहा है क्राउन भी जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं गए तो ट्रिपल तो चले ही जाएंगे, वो भी नहीं गए तो डबल तो चले ही जाएंगे, वो नहीं गए तो ई तो हो ही जाएगा, तो वो तो हो ही जाएगा, तो वो तो हो ही जाएगा। जब लड़का कुंवारा रहता है, बड़ी लड़की का फोटो आता है शादी के लिए, बड़ा कंफ्यूज करते रहता है, उसको जल्दी डिसाइड कर लेना चाहिए। कुछ आदमी ऐसा रहता है कंफ्यूज करते करते 45 हो गया, तो एक को वो नहीं मिली। गलती बोल रहे हैं मनोज भाई। एनीवे, जस्ट अब मजाक कर रहे हैं, जोकिंग। तो ये एक आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि न शब्द का प्रयोग मत करिए। जैसे अगर आपने कहा कि आई डोंट वांट टू बी सिक,
मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता हूं। भगवान के यहाँ नई शब्द है ये नहीं। भगवान क्या सुनेंगे, मैं बीमार पड़ना चाहता हूं। आप बीमार पड़िए। मैं असफल नहीं होना चाहता हूं। भगवान के यहाँ नहीं कट गया, वो है ये नहीं कंप्यूटर में। भगवान सुनेंगे मैं असफल होना चाहता हूं, आप असफल हो जाए। इस सिद्धांत को याद रखिए। आप जैसे हैं वैसे लोगों को कनेक्ट। बहुत लोग बोले सर मेरे बिजनेस में थोड़ा बढ़िया लोग नहीं आ रहा है। अभी एक मैडम बता रही थी ना, अपने आप को इम्प्रूव करना है, प्रूफ करना, इम्प्रूव करना, प्रूफ करने के चक्कर में नहीं रहना। बहुत बढ़िया उन्होंने बताया। एग्जैक्टली वही चीज है। आप जैसे रहिएगा, आप जो वेव फेंकिएगा वही आएगा। So if you want that in your organization good people should come, you should become good. अगर आपको लगता है मुस्कुराने वाले लोग आने चाहिए, मुस्कुराना शुरू कीजिए। आप थोड़ा बनाए हुए रोथड़ू और बोल रहे हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सब हंसने वाला नहीं आ रहा था, आप तो हंसे। आप तो 1947 के बाद हंसे ही नहीं। अंग्रेज गया था उसी दिन सिर्फ हंसे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इस सिद्धांत को याद रखिए, कैसे इसको मांगा जाए। देखिए इसका तुरंत पीवी से कोई संबंध नहीं है कि इससे जान लीजिएगा तो 300 पीवी हो जाएगा, 203% चले जाएगा, नो। लेकिन इस सिद्धांत को थोड़ा सा बता देते हैं। इसको क्रिएटिंग, इसको कहता है प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। 3 शब्द याद रखिए इसको ध्यान से। पहला आस्क, मांगिए, प्रेयर। क्या सुबह उठ के आप भगवान को बोलते हैं थैंक यू गॉड, हे भगवान आपने ये जीवन दिया, हे भगवान आपने बहुत अच्छा जीवन दिया, हे भगवान आपने एमबी बिजनेस दिया, हे भगवान आपने बहुत अच्छे डाउनलाइंस दिए, बहुत अच्छे अपलाइन। आइंस्टाइन को जब मिला था नोबेल, उन्होंने लिखा था कि निरंतर 1000 बार वो भगवान को थैंक यू बोलते। आस्क, मांगिए, तो मांगिए गॉड से। यस आई वांट, आई एम क्राउन एम्बेसडर, आई एम सक्सेसफुल, I'm significant. I'm changing lives of millions and millions people across the globe. Ask, मांगिए। लेकिन याद रखिए मांगने में न शब्द नहीं करना, न शब्द नहीं मिलता है। Ask, उसके बाद believe, जो मांग रहा है उस पर विश्वास है कि नहीं। Believe what you ask and finally receive। कहिएगा अच्छा हम मांग रहे हैं कि क्राउन चले जाए, तो बिना प्लाने के हो जाएगा, बिना प्लान डेमो के नहीं होगा। लेकिन वो इंस्पायर्ड एक्शन होता है। जब आप इंस्पायर्ड होइएगा ना तो एक्शन कीजिए। अरे भाई महाभारत के उस प्रसंग को याद कीजिए ना, क्या था जब दोनों सेनाएं सजी, तो मुझको याद आता है जब दोनों सेनाएं सजी, 11 अक्षुणी सेना कौरव की थी, 7 अक्षुणी सेना पांडव की। और जब सेनाएं सजी, कौन कौन महारथी थे कौरव में? स्वयं भीष्म पितामह, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, एक से एक महारथी। इधर 5 को भाई और कुछ लोग थे, लेकिन सबसे बड़े भगवान कृष्ण थे। आप पहले श्लोक को याद कीजिए। देखिए याद रखिए, जीवन में आपकी क्या चुनौती है उसको पहले समझिए, उसके बाद अपने स्ट्रेंथ को नापिए। इंस्पायर्ड एक्शन किसको बोलता है? पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा पांडवा। बंद कर दो उसको, बंद करो, सॉरी। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के सेना के बीच में क्या हो रहा है? अगला श्लोक जब पढ़िएगा तो दुर्योधन आकर के और बखान करता है कि मेरे सेना में ये, इसके सेना में ये, उसके सेना में। और ये सब सुनने के बाद जब भीष्म पितामह ने शंख बजाए, अपने विशाल शंख, उसके बाद नगाड़े बजे, 12 सिंघे बजे, आसमान में जो नाद उठा, उस नाद से पांडव की सेना थर्रा गया। हम लोग भी डरते हैं, हम लोग भी नर्वस हो जाते हैं। प्लान दिखाने गए, नहीं बोल दिया, नो हो गया, नर्वस हो गए। पूरी पांडव सेना नर्वस हो गई। भगवान अंतर्यामी, भगवान को लगा कि तो नर्वस हो गया, और जब मोटिवेशन नहीं है तो इंस्पायर्ड एक्शन होगा कहां से? 10वां अध्याय 14वां 15वां 16वां श्लोक आप पढ़िएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाए।
यतः श्वेतेर हैर्युक्ते महत्ति संदनो स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदत्म 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रधद्मो महाशंखम भीम कर्मावृकुतर अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। भगवान आते हैं दिव्य रथ पर और अपने 5 जन्य नामक शंख बजाते हैं। देवदत्त शंख अर्जुन का था, मेरा देखिए रोंगटा खड़ा हो गया, वो शंख बजाए। भीम का पौंड्र नामक शंख था, उसको जब बजाया और सुघोष मणि पुष्पक अनंत विजय ये युधिष्ठिर नकुल सहदेव जब अपने शंख बजाए, पांडवों के शिविर में हर्ष का लहर। और उसके बाद वो इंस्पायर्ड एक्शन शुरू। अगर आप मांगते हैं, विश्वास से मांगते हैं और बिलीव रहता है आपको, तो आपको प्राप्ति होती है। आप इस बिजनेस में लोगों को क्या सोच के प्लान दिखाते, कहीं ये तो नहीं दिखाते हैं कि आ जाता तो 1000 पीवी हो जाता। इस महीने में मेरा छूट रहा है 10,000 में कि 500 इसको पकड़ धकड़ लेते हैं, 500 ही ले लेगा तो मेरा हो जाएगा। ये तो भावना नहीं। अगर ये भावना है तो बहुत दिन नहीं चलेगा, क्योंकि उस भावना से आपको उत्साह से लगा। तो मैं इसी की चर्चा कर रहा था। मैं एक बात और बता के बात को खत्म कर देता हूं। गॉड इज नेवर नेगेटिव। मैंने अभी आपको बताया, भगवान से कभी नकारात्मक चीज नहीं मांगी, भगवान उसका नहीं हो हमारा हो जाए, कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गॉड इज नेवर नेगेटिव। और दुनिया के सबसे बड़े मैग्नेट आप स्वयं। कहता है कि दोस्तों, मेकिंग लाइफ सिग्निफिकेंट, जीवन को महत्वपूर्ण बनाइए। यह बिजनेस इसी का नाम है, जीवन को महत्वपूर्ण बनाने का नाम है। अभी मनोज भाई ने बता रहे थे। मैं अपनी बात को इसी 5-7 मिनट के अपने वक्तव्य से समाप्त। जीवन के महत्वपूर्ण बनाने की क्या रास्ता, जीवन महत्वपूर्ण है कैसे, व्हाई एंड हाउ लाइफ इज सिग्निफिकेंट। हम लोग जिस नौकरी में हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लोगों को टच करते हैं, लेकिन वो पता होता है कि वो प्रभाव से टच। एक कहानी है कि कुछ लोग गणेश जी को घोड़ा पर बैठा के मंदिर ले जा रहे थे स्थापित करने। तो मोहल्ले से गुजरा तो सब प्रणाम करने लगा। तो उस घोड़ा को कंफ्यूजन हो गया कि सब लोग हमको लगता है प्रणाम कर, प्रणाम तो गणेश जी को कर रहा। तो गणेश जी को स्थापित कर दिया। घोड़ा लौट रहा तो कोई प्रणाम ही नहीं कर रहा। घोड़ा बिगड़ गया, दुलती चलाया, कुछ लोग को लग गया, घायल हो गया, सब मिलकर पीट दिया बनारस के गली में। मलदहिया में पिटा गया बेचारा घोड़ा। तो घोड़ा बड़ा कहा कि ये अजीब आदमी है साहब बनारस का, तो जा रहे थे तो प्रणाम किया, आ रहे थे पीट रहा है। तो बोला कि तुमको प्रणाम कर रहे थे कि तुम्हारे ऊपर गणेश जी सवार थे उसको प्रणाम कर। वही हाल है हम लोगों के नौकरी में। हम लोग के नौकरी में वही हाल है। जैसी गाड़ी पर चढ़िएगा, प्रणाम सर प्रणाम सब, उसको लगता है हमको कर रहा है। अरे तुमको नहीं कर रहा, नोटिफिकेशन निकला कहानी कर। महू में ऑब्जर्वर होके गए थे अभी, जस्ट इलेक्शन खत्म, तो हम लोग को तो स्मरण हो जाता है। तो भूख लग गई थी हमको, तो हमारे साथ जो बॉडीगार्ड था इंस्पेक्टर, उसको बोले यार भूख लग गई कुछ। बोला सर कोतवाली को बोल देते हैं, कोतवाली थाना में खबर करते। ऑब्जर्वर तो बड़का तोप होता है, इलेक्शन कमीशन का सारा पावर लेकर आता है, तो लिख देगा जिसके खिलाफ वो बर्बाद हो जाएगा। अब गाड़ी मेरी पहुंची रही कि उसका पूरा कोतवाली लगे कि साला गिर जाएगा, कोई चक्का के नीचे आ जाएगा, कुछ चढ़ जाएगा, कुछ क्या होगा। तो हमको पता था कि तो गणेश जी को प्रणाम कर रहा है, उसमें लिखा हुआ है गाड़ी में चुनाव प्रेक्षक, उसको प्रणाम कर रहा, हमको थोड़ी कर रहा। उतर जाए तो कुछ चिरेगा नहीं। लाइफ सिग्निफिकेंट क्यों है? जब आप अपने जैसे, आपकी जो उपलब्धि है, आप लोगों के घर में खुशी बिखेरते हैं, दैट इज व्हाई लाइफ बिकम्स। मनोज भाई को आप क्यों प्रेम करते हैं, संगीता भाभी को आप क्यों प्रेम करते हैं, या और आपके जो लीडर हैं क्यों प्रेम करते हैं, या आपको लोग क्यों प्रेम करेगा? इसलिए कि उसके घरों में आप खुशियां बिखेरते हैं। That is why life becomes significant. And Amway business is not about making money. It is about making life significant. जीवन को महत्वपूर्ण, पैसा अपने आप आएगा। एक समय के बाद पैसा इसका बाई प्रोडक्ट है। बॉस आपको हम बता रहे हैं, इसको समझने की कोशिश। It's not about money. It's about life. 3 चीज याद रखो।
जीवन में सिग्निफिकेंट बनने के लिए। जैसे ही आप सिग्निफिकेंट बनिएगा ना, आप सफल भी हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी पिन बदलेंगे, वैसे वैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका बढ़ता है। 3 चीज याद रखिए, विल, स्किल एंड रिफिल, जो मनोज जी बता रहे हैं। ये विल क्या है? अगर आपको सिग्निफिकेंट बनना है, इस बिजनेस में बहुत सफल होना है, पहला है विल, ड्रीम, गोल्स एंड डिजायर्स। आपके क्या सपने हैं, आपके क्या बर्निंग डिजायर, और क्या आपने उसमें तिथि डाली? विल। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। अगर आपको विल नहीं है तो भगवान से मांगिएगा भी, विल है नहीं तो कुछ करिएगा। तो क्या सिर्फ विल से हो जाएगा? स्किल, कौशल, और इस बिजनेस के अंदर 3 कौशल की जरूरत है। पहला संवाद, दूसरा नेतृत्व, और तीसरा आस्था। स्किल, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। स्किल, दिस इज अ बिजनेस ऑफ डेवलपिंग पीपल स्किल, लोगों का बिजनेस। आपको एक छोटा सा उदाहरण, छोटी छोटी चीज आपको आपको जान करके आश्चर्य होगा। सुनना भी एक कला है, आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ सेइंग थैंक यू, आर्ट ऑफ एडिफिकेशन। आप, एक लॉ है, उसको बोलते हैं रूल ऑफ 2। किसी की कैसे प्रशंसा करनी चाहिए, इस बिजनेस में हम लोग बताते हैं ना भाई, एडिफाई करिए, कैसे करना चाहिए, रूल ऑफ 2। जैसे फर्ज कीजिए, आपको एक एग्जांपल देते हैं। फर्ज कीजिए आप किसी के घर में गए, उसकी टीवी बहुत अच्छी, उसका घर का पेंट बड़ा अच्छा है। एक तरीका सामान्यतः लोग करते हैं, अरे बड़ा अच्छा आपका पेंट है। लेकिन रूल ऑफ 2 कहता है कि उस चीज के बारे में 2 जेन्युइन प्रश्न पूछिए, 2 प्रश्न। जैसे फर्ज कीजिए कि मैं सुरेंद्र जी के घर पर, गुनिका और सुरेंद्र जी, इनके घर में बड़े अच्छे पर्दे लगे हुए। मान लीजिए मैं अवधेश सिंह जी के घर पर गया, इनके पीछे बहुत सारा न्यूट्राइट का प्रोडक्ट रखा। मैं अनिल और नूतन जी के घर पर गया, कुछ तो अच्छा होगा इनके। सीमा जी के यहाँ गया, अब उनको कहूंगा कि उनकी बड़ी अच्छी टीवी थी, मैं कहूंगा अरे भाई सबकी टीवी तो बड़ी अच्छी है, फ्लैट स्क्रीन वाली, ये कौन सी कंपनी की है? बोलेगा भाई सोनी का, फलाना का, इसका। आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनीवन। पहला प्रश्न। और दूसरा, भाई बड़ा अच्छी, इसको कैसे आइडिया कैसे हुआ आपको, हु सेड यू, ये जो फ्लैट स्क्रीन है, कर्व है, कैसे पता? ये रूल ऑफ 2 कहता है ना कि जैसे आप बोलिएगा ना, वो आदमी को लगेगा कि ये मेरी जेन्युइन प्रशंसा कर। आर्ट ऑफ लिसनिंग। तो पीपल स्किल में 3 चीज याद रखिए। कम्युनिकेशन, हम फटाक से इसको रैप अप कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड फेथ। कम्युनिकेशन तो ऐसा है ना बॉस, इसके बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। एक सिंपल फॉर्मूला आपको बता दें। अमेरिका में हर एक राष्ट्रपति का हिस्ट्री लिखा जाता है, ऑफिशियल है, उसको नौकरी रहती। एक मिस्टर डेलेक करके एक थे, उनका नाम वॉलस डेलेक करके कुछ नाम था, बट नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट। और जॉन मैक्सवेल की एक किताब है फ्यू कनेक्ट, जरूर पढ़िएगा। आप लोग को कम्युनिकेशन पर एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए। जॉन मैक्सवेल की किताब है मेनी पीपल कम्युनिकेट, फ्यू कनेक्ट्स। उस किताब में लिखा है एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला, आपको उसको एग्जाम्पल देके बताते हैं। वो कहता है कि 100% कम्युनिकेशन करना है तो जो आप बोलते हैं वह 8 से 10%, जैसे बोलते हैं वो 15 से 20%। दोनों का सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है और लोग क्या क्या एडॉप्ट करते हैं, वो 55%। कुल मिला के 100%। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं बता रहा हूं। इस देश के प्रधानमंत्री को आपने बोलते सुना होगा, कुछ और लीडर को भी आप सुनते हो। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि साहब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं आप लोगों से बात करके। अगर मेरा कम्युनिकेशन सही नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे? आप लोगों से बात करके बहुत एक्साइटेड हम हैं। आवाज मिला चाहे नहीं भी मिला, आप लोगों से बात करके बहुत एक्साइटेड है, और उसके बाद तब फिर ऐसे ताली बजा रहे हैं। जो बोले कैसे बोले और उसका सिंक्रोनाइजेशन कैसे हुआ। दोस्तों मैं आप लोगों से मिल करके बहुत एक्साइटेड, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। दिस इज व्हाट इज कम्युनिकेशन ऑल। जो बोलते हैं और आपका बॉडी लैंग्वेज, और वो कैसे समझता है। अब इस पर बहुत बात हो सकती है, उस पर अब बहुत डिटेल नहीं। कम्युनिकेशन लर्न, इस पर किताबें पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, मुस्कुराना सीखिए। वॉइस, VOICE, उसको बोला जाता है वर्सेटाइल ओरल इंस्ट्रूमेंट टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस, इज कॉल्ड वॉइस।
एक किताब है, उसको जरूर आप पढ़ें, डेल कार्नेगी की किताब है, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, बड़ी अच्छी किताब है। वो कहता है कि कहाँ आपका पिच हाई हो, कहाँ लो हो, कम्युनिकेशन। इस पर बहुत बात हो सकती है, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं। लीडरशिप, लीडरशिप में जान लीजिए कि 3 तरह की लीडरशिप है। 2 तरह की लीडरशिप इसमें वर्जित है, कभी मत कीजिएगा, फंस जाइए। क्या है 3 तरह की लीडरशिप? आप पहली लीडरशिप का नाम है पोजिशनल लीडरशिप, नौकरी में चलता है। हम कमिश्नर है, हम कितनों गधा है, मेरे नीचे वाला हम उसके बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट, अब करो ये, हम कमिश्नर है। पोजिशनल लीडरशिप। दूसरा है प्रिटेंशस लीडर, बंतुस बहुत होगा। हम प्लेटिनम चलेगा, तुम ही ज्यादा जानते हो, तो हम बोल रहे हो सुनो। प्रिटेंशस, बंतुस नहीं होता, बहुत आदमी बनने लगता है, स्टाइल स्टाइल देने लगे, प्रिटेंशस। ये सामान्यतः कॉर्पोरेट सेक्टर में चलता है। बॉस है, उसके नीचे कोई ट्रेनी आया, अरे तुम तो अभी शुरू किए हो यार, 10 साल से इसमें, मैं कॉर्पोरेट के लैडर में तुम मुझको पढ़ा रहे हो। प्रिटेंशस लीडरशिप, मैंने बाल धूप में नहीं पकाए, प्रिटेंशस लीडरशिप। तीसरी लीडरशिप सर्वश्रेष्ठ है, और वो इस बिजनेस में बहुत काम देता है, और इसी बिजनेस में नहीं, अब तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आ गया, दैट इज कॉल्ड सर्वेंट लीडरशिप। एक जॉन ग्रीन लीफ करके एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, कॉर्पोरेट सेक्टर से अमेरिका में 60s में रिटायर किए, तो उन्होंने ग्रीन लीफ मूवमेंट चला दिया। सर्वेंट लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप का मतलब क्या है? सर्व कर, वही सबसे बड़ा लीडरशिप है। जो किसी से कराना चाहते हैं, पहले आप करिए, सर्वेंट लीडरशिप। हम घर में बैठे हैं, तुम प्लान नहीं दिखाए हो, डेमो करके आओ। आप क्या कर रहे हैं? हम टीवी देख रहे हैं। If you want your people to do demo, you have to do it. If you want to ensure that your people are showing plan, you have to show them. Servant leadership, serve करना। किसी के घर में कोई इशू आ गया, you are the first person to reach over there. किसी के आंख में आंसू है, आपके सबसे पहले हाथ उठने चाहिए उसके आंसू को पूछने। कोई डीमोटिवेट हो रहा है, सबसे पहले व्यक्ति आप है जो उसके पास खड़े हैं। आपको कृष्ण बनना। जब अर्जुन डीमोटिवेट हुआ, क्या हुआ? अब 10वें अध्याय को पढ़िए गीता का। अर्जुन कहा कि हे प्रभु, हमसे नहीं होगा, सब रिश्तेदारे हैं, में किस पर चलाएंगे तीर धनुष, किसको मारेंगे, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा। भगवान मोटिवेट उसको करते हैं, सेल्फ इमेज उसका हाई करते हैं। किसी का सेल्फ इमेज लो हो गया, यू हैव टू अराउज हिज सेल्फ इमेज, उसके सेल्फ इमेज को बढ़ाना होगा। याद कीजिए, भगवान कृष्ण ने भी वही किया था अर्जुन से। क्या कहा तुम क्यों घबराते? इस समस्त संसार का विस्तार तो हम ही से है। ऐसा कोई समय था नहीं जब मैं नहीं था, ऐसा कोई समय रहेगा नहीं जब मैं नहीं हूं, ऐसा कोई समय है नहीं जब मैं नहीं। अरे मैंने स्थावरों में हिमालय भी मैं ही हूं, जलों में महासागर भी मैं ही हूं, जलचरों में मगरमच्छ भी मैं ही हूं, जंगलों का सिंह भी मैं ही हूं, पेड़ में पवित्र पीपल भी मैं ही हूं, सेनापतियों में स्कंद भी मैं ही हूं, अस्त्र में ब्रह्मास्त्र भी मैं हूं, वज्र भी मैं ही हूं, रुद्रों में शंकर भी मैं ही हूं, राजा में राम भी मैं ही हूं। तुम क्यों घबराते हो? अर्जुन भी मैं हूं, भीम भी मैं हूं, नकुल भी मैं, सहदेव भी मैं हूं, तुम्हारा गांडीव भी मैं हूं, तुम्हारा तीर भी मैं हूं। आप उस श्लोक को पढ़िएगा ना, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। वेद व्यास कहते हैं कि गीता सभी धर्मों का सार है, लेकिन गीता का सार 18वां अध्याय का 61वां श्लोक, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सब में हूं। तो अगर ईश्वर सब में है, तो हम किसी से कमजोर कैसे हों? आप सब लोग मनोज जी के अंश, आप लोग सब लोग सुनीता भाभी के, संगीता भाभी के अंश, आप लोग सब लोग बिल ब्रिट के अंश है, आप सब लोग रिच डिवॉर्स के अंश, आप लोग सब उस परम पिता परमेश्वर के अंश है जिसने आपको इस धरती पर लाया। तो आप किसी से कमजोर कैसे हो सकते? हाउ कैन यू बी इनफेक्ट? अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहोवर की पत्नी स्वयं बहुत बड़ी सोशल वर्कर थी। उनका नाम एलेनोर आइजनहोवर उनका नाम था। उन्होंने कहा, नो वन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ कैन इंसल्ट यू विदाउट योर परमिशन। आपकी अनुमति के बगैर कोई आपका इंसल्ट नहीं कर सकता, फिर हम कैसे इंसल्ट कर सकते? सो दिस इज व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन है और लीडरशिप है। सॉरी, मैंने लीडरशिप की बात, ये लीडरशिप याद रखिए।
प्रिटेंशस लीडरशिप और पोजिशनल लीडरशिप से नहीं होगा। होगा किससे? सर्वेंट लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप से। और अंतिम चीज है फेथ। अगर आपको सिग्निफिकेंट बनना है, यू नीड टू हैव फेथ। किसको पता था जी कि धोती और लंगोटी में लाठी लेके आने वाला एक हाड़ मांस का व्यक्ति गांधी इस देश को आजाद करा देगा? लेकिन उसको फेथ था, यस आई कैन। क्या आपको वो फेथ है कि आप क्राउन एम्बेसडर जा रहे हैं? क्या आपको फेथ है कि हजारों लोगों का जीवन आप बदल दीजिएगा? क्या ये फेथ है आपको? अगर ये फेथ है, यू कैन डू इट। अगर ये फेथ नहीं है, कोई आपको नहीं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा झूठ यह है कि आपका अपलाइन आपको डायमंड, आप स्वयं जाइएगा, अपलाइन आपके साथ, उस प्रोसेस में साथ है, लेकिन फेथ आप देखिए दोस्तों। मैं जल्दी से फेथ के बारे में, फेथ का 3-4 स्टेज होता है। आप किस स्टेज से आपको समझ में कुछ साथी भी नए जुड़े होंगे आपको ये बिजनेस समझ में आया, नहीं समझ में आया, आप स्टार्ट करें। पहला फेज फेथ का, उसको बोलते हैं क्रेस्टिंग फेज, सॉरी नेस्टिंग फेज। नेस्ट का मतलब घोंसला। यहाँ थोड़ा बीज पड़ा, मनोज भाई ने बताया, अच्छा कुछ एंटरप्रेन्योरशिप है, कुछ बिजनेस है, एक्स्ट्रा कुछ पैसा आ जाता, यहाँ बीज आ गया, दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग फेज। इसके आगे जब आप बढ़िएगा तो उस फेज का नाम है इन्वेस्टिंग फेज। आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या? टाइम, थोड़ी सी मनी, किताब कुछ लेनी होगी। इन्वेस्टिंग फेज, यही लोग फंस जाता है, सर किताब पढ़ने से क्या होगा, सीडी सुनने से क्या होगा, मीटिंग बैठने से क्या होगा? अरे भैया किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट चाहिए, किसी चीज का। आप सोच करके देखिए ना, जब महाभारत में युद्ध टल हो गया, जब भगवान गए थे कृष्ण शांति प्रस्ताव लेके, तो दुर्योधन ने कहा कि इसको बांधो इस ग्वाले, तो भगवान कहे तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट है। और उसी समय लिखा, और रश्मि रथी में पूरा लिखे ही थे कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता। तय हो गया था युद्ध होगा। तो जब तय हो गया था, तो सोच करके देखिए 12 साल का जब वनवास हुआ, तो तय था कि युद्ध होगा। तो दुर्योधन तो नृत्य गाना में एकदम मस्ती में चूर था। अर्जुन क्या किया? अर्जुन तैयारी कर रहा था, दिव्यास्त्रों की खोज की, ब्रह्मास्त्र की खोज की, नृत्य सीखा, बृहनल्ला बन के नाचा। क्या आप वो करते हैं? इन्वेस्टिंग फेज है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थर्ड अरेस्टिंग, सॉरी थर्ड इज अरेस्टिंग फेज। गॉड चैलेंज करेगा, जैसे आगे बढ़ने लगा कुछ कुछ सिचुएशन होगा। और चौथा फेज है फेथ का, उसको बोलते हैं क्रेस्टिंग फेज। जब ये तीनों फेज से निकल जाइएगा, आप लीजिए ना निर्णय, डायमंड जाने का निर्णय लीजिएगा, तुरंत एक चुनौती आ जाएगी। हम जब डायमंड लेने का निर्णय लिए, उन दिनों हम एक वित्त मंत्रालय में थे पोस्टेड, सरकार उलट गई। 2 महीना मेरा डायमंड क्वालिफिकेशन का हुआ था, सरकार उलट गई और कल ही मेरा ट्रांसफर हो जाता किसी दूसरे जगह। हमको लगा ये क्या हो गया, फिर हमको लगा भगवान ने एक चुनौती दे दी। थोड़ा सरकार से मेरा पंगा है, जिस लेवल पर हम है 4 लेवल नीचे पोस्टिंग कर दिया। इट वाज ए चैलेंज फॉर मी। लेकिन हमको लगा कि गॉड ने कुछ भेजा है, तो महाभारत को 14 बार पढ़, समझ में आया कि क्या होता है। एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, अदरवाइज एवरी अपॉर्चुनिटी विल बिकम चैलेंज फॉर यू। तो क्रेस्टिंग फेज होता है दोस्तों। और लीडरशिप, तो लीडरशिप मैंने उसकी चर्चा की, मैं बात को समाप्त कर दूं। अंतिम चीज विल, स्किल। स्किल आपको लेना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड फेथ। और फाइनली रिफिल। अरे भैया नॉन लिविंग चीज कंप्यूटर में अपडेट करना पड़ता है, प्रिंटर में इंक भरना पड़ता है, रिफिल करना पड़ता है। क्या आप रिफिल कर रहे हैं? क्या एमवे बिजनेस 98 में आया इंडिया में वही अभी है? नो, इट्स एवरी डे इट इज चेंजिंग। क्या लगता है कि जो गूगल आप खोलते हैं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, कुछ साथी होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम नॉट एन इंजीनियर, बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी है। ऐसे भी सिविल सर्वेंट सबसे गधा होता है। क्यों होता है मालूम है? उसको लगता है दुनिया की सब चीज हम ही जानते हैं। दुनिया में जाहिल वो नहीं है जो कुछ नहीं जानता है, दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल ये है जो समझता है कि हम सब जानते हैं, और हम लोग उसी में शामिल। जिसको नौकरी लग गई, आईएएस हो गया, मुझे आप तो सबसे ज्यादा काबिल है, सबसे बड़ा गधा होता है, वो पता है। सो यू नीड टू रिफिल योरसेल्फ। आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, एवरी डे। गूगल इज नॉट द सेम एज इट वाज यस्टरडे, फेसबुक इज नॉट द सेम एज इट वाज यस्टरडे। अगर डिजिटल चीजों को रोज बदलना है तो आपको क्यों नहीं बदलना? यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, रिफिल योरसेल्फ। दोस्तों बहुत वक्त हो गया, मैं आपको सिर्फ एक
चीज बता के अपनी बात को खत्म करो। आपके मन में सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रश्न होंगे, दो ही प्रश्न, और इसी दोनों प्रश्न से द्वंद्व होता है, और ये द्वंद्व अवश्यंभावी भी है। अर्जुन के मन में भी यही द्वंद्व था। पूरा 700 श्लोक 18 अध्याय भगवान कृष्ण पढ़ गए अर्जुन के इसी द्वंद्व को खत्म कर। और हम लोग लगातार मीटिंग करते हैं, बीबीएस करते हैं, एफईडी करते हैं, आपके इसी दो द्वंद्व को खत्म कर। अगर ये संपूर्ण गीता है जिसका श्रवण आपने किया, जिसका जो हमने कहा, तो ये सिर्फ आपके दो प्रश्नों के उत्तर के, और ये दही दो प्रश्न के उत्तर आपको ढूंढने होंगे, तभी आप और इस युद्ध के, इस महाभारत के अर्जुन होइए, तभी आप विजेता होंगे। पहला प्रश्न, क्या ये बिजनेस अच्छा है? चलते रहता है मन में, ईडी आ गया, फीडी आ गया, सीडी आ गया, क्या होगा? कुछ गड़बड़ है क्या? दिन में हमने टीम मीटिंग भी लिए थे, हमने कहा था कि अच्छा ये बताइए, दुनिया का सारा बिजनेस क्या है? आपको क्या बोलता है बनने के लिए? आपको बोलता है ग्राहक बनने के लिए, सामान खरीदो, सामान खरीदो, सबको आपको सामान खरीदवाता है। अरे एमवे क्या कर रहा है? बेचो। तब बेचने वाला बढ़ा के खरीदने वाला बढ़ा, बेचने वाला अमीर। तो आप सोच करके देखिए, मैं अन्यथा नहीं लीजिएगा, जो परंपरागत बड़े व्यापारी हैं वो क्यों चाहेंगे कि आप व्यापारी, आप उपभोक्ता क्यों नहीं बने रहिए? और एमवे कह रहा है कि नहीं आप व्यापारी हो जाइए। मेरे दादा दूध बेचते थे, जहां मेरा करोड़ों का व्यापार, हम कभी सीखवे नहीं, मेरे खानदान में कोई व्यापारी नहीं था। आपको व्यापारी बना रहा, आपको एंटरप्रेन्योर बना रहा, ये दर्द लोगों को होगा कि नहीं होगा बताइए? क्यों चाहेगा कि सीमा सिंह जी एंटरप्रेन्योर हो जाए? वो तो कहेगा कि नहीं भाई, एंटरप्रेन्योर होना अंबानी का खानदानी पेशा है। सोच करके देखिए, क्यों गुनिका जी को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए? ये तो कहेगा नहीं भाई, आशिके अंबानी को चाहिए, अडानिया की बेटी बनेगी। यहाँ हम लोग आम आदमी को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, इसलिए वैसे तमाम ताकतें जो नहीं चाहती है कि आप एंटरप्रेन्योर बने, इट्स अ कॉर्पोरेट वॉर, इट्स अ ब्लडी कॉर्पोरेट वॉर। महाभारत में खाली युद्ध नहीं हुआ था, यहाँ महाभारत रोज, विचारों का महाभारत, आपको पीछे करने का महाभारत, आपको एवरेज रखने का महाभारत, आपको हमेशा संशय में जीने का महाभारत, आपकी रात की नींद उड़ाने का महाभारत, आपके सपने चुराने का महाभारत, ये रोज चल। तो पहले प्रश्न का उत्तर यह है, यकीन कीजिए दोस्त, इससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं। आपके पहले प्रश्न का उत्तर। और दूसरा प्रश्न आपका ये होगा कि भैया हमसे होगा कि नहीं? इससे तो हो गया, हमसे होगा। और उसका उत्तर यही है, आपसे भी हो जाएगा यदि आपने इन वचनों का श्रवण किया। आप अर्जुन बनने के लिए तैयार हैं, कृष्ण आपका अपनाएंगे। आपको मालूम है, अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कर्ण था। कर्ण जब एक तीर मारता था तो अर्जुन का रथ 10 डेग पीछे चला जाता था, और अर्जुन मारता था तो भूत पीछे चला जाता था। भगवान ताली मारने लगे। अर्जुन को बड़ा घमंड हुआ, बोले कि हे प्रभु, हे माधव, हे कृष्ण, हम मारते हैं तो फेंका जाता है, वो मारता है तो जरा सा हम हिलते हैं तो आप ताली बजा रहे हैं। भगवान कहे कि हे पार्थ, तुम्हारे रथ पर स्वयं हनुमान जी झंडा पर खड़े हैं और समस्त पृथ्वी का भार लेकर के मैं बैठा हूं, और तब कर्ण के तीर से 10 डेग पीछे चले जाते। आपका बिजनेस कभी भी पीछे नहीं जाएगा। मालूम है क्यों? आपका अपलाइन वो कृष्ण है जो समस्त भार लेकर के आपके पास बैठा हुआ है, लेकिन आपने अलाउ किया है। क्या आपने उस कृष्ण को अपने रथ पर अलाउ किया है? कहीं आपको भी तो वही अहम नहीं हो गया कि मैं तो सबसे बड़ा धन। इसलिए दोस्तों, इस दोनों प्रश्न के उत्तर आज लेके जाइए। यकीन कीजिए, ये बिजनेस यूनिक है, इसलिए कि आम आदमी को ये स्वतंत्र बना रहा है, इसलिए कि आम आदमी की चिंताओं को दूर कर रहा है, इसलिए कि आम आदमी को फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा है। और दूसरा, यकीन कीजिए, आपसे भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भगवान कृष्ण, भगवान का परम पिता परमेश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह वाहे गुरु को, सब इसी में। बाइबल में भी लिखा है, आई एम द अल्फा, आई एम ओमेगा। 114 आयतें हैं कुरान में, तो हमारे मुस्लिम भाई होंगे तो जानते होंगे। पहली आयत को उठा के पढ़िए, अल्लाह ने ही क्रिएशन किया है सृष्टि। 18वें अध्याय का 61वां श्लोक पढ़ लीजिए, भगवान कृष्ण करते हैं, मैंने ही सृष्टि का निर्माण। तो अगर सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया तो हम में भी वही ईश्वर है
हमें भी भगवान है, हमें भी अल्लाह है, हमें भी वही बात। तो अगर ईश्वर के अंश हम हैं तो हम किसी से कमजोर नहीं। वी कैन डू एंड यस। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से आप सब लोग को बहुत साधुवाद देता हूं और मैं सबसे ज्यादा अपने मनोज भाई और संगीता भाई के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझको आपसे बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। प्रकाश जी के लिए और मैं आज यही बताऊंगा, ओम प्रकाश जी, सब लोग इतना डूब चुके थे आपकी बातों में, और जिस तरह आपने लीडरशिप को महाभारत से कनेक्ट करके, मेंटरशिप को महाभारत से कनेक्ट करके, गीता से कनेक्ट करके सारी बातें आपने बताई, सब लोग इतना डूब चुके थे, सबकी सांसें थम गई थी। मुझे लग रहा था कि सांसें रुक ना जाएं, मतलब इतना लोग डूब चुके थे। मैं ये कह सकता हूं वन ऑफ द पावरफुल सेशन आई हैव अटेंडेड टुडे। रियली आज बहुत लोगों की लाइफ टर्न करेगी। जो दिल से, आत्मा से आप